नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है। इसी में आज हम आगे डिस्कस करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। भारतीय इतिहास में जो आधुनिक भारत है उसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से हम तीनों गोलमेज सम्मेलन को देखेंगे और उनकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। आखिरकार गोलमेज सम्मेलन की आवश्यकता क्यों हुई। इनको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। राउंड टेबल का मतलब है पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को बराबरी के दर्जे पर बिठाया था। समझा नहीं था बराबरी के दर्जे पर, सिर्फ बराबर का दर्जा दिया था। इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट वगैरह के सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, साइमन कमीशन को लेकर सरकार की जो नीतियां थी उसको लेके जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत गुस्सा भरा था। उसका विरोध सभी कर रहे थे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट भी आई। नेहरू रिपोर्ट को भी सरकार द्वारा समझा नहीं गया या उस पर अपनी सर्वसम्मति नहीं दी गई। इसके बाद जो पूरी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी उसमें बहुत सारे जो ब्रिटिश सरकार थी कहीं दमनकारी नीतियां अपना रही थी, कहीं कहीं पर उन आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसी के बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हो जाता है उसके बाद ब्रिटिश सरकार, जो ये सारे जो गोलमेज सम्मेलन है वो सब लंदन में हुए थे, तो ब्रिटिश सरकार ये चाह रही थी कि किसी तरीके से ये जो गोलमेज सम्मेलन है इनमें हम भारतीयों को थोड़ा सा बहलाने फुसलाने के लिए इस पर हम बात करेंगे कि जो साइमन कमीशन आया है उसके चीज़ों को समझेंगे। और दूसरी बात सबसे बड़ी थी कि हम देखेंगे कि साइमन कमीशन के अलावा भी हम गोलमेज सम्मेलन में संविधान को लेके जो भारतीय अपना संविधान बनाएंगे उसके बारे में भी हम ऐसी कुछ बात करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन का, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम शुरू करेंगे और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इसको जानेंगे। हुआ क्या था कि गोलमेज सम्मेलन 1930 नवंबर से जनवरी 1931 तक चला था। ये पहला गोलमेज सम्मेलन था, इसे हम पहला गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था, अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, कितने गोलमेज सम्मेलन किए गए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। हालांकि भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बीच काफ़ी वैचारिक मतभेद थे। वैसा हम सभी जानते ही हैं कि उनके बीच काफ़ी वैचारिक मतभेद थे जिनका समाधान सम्मेलनों में नहीं हो सका। ये तीनों सम्मेलन बिल्कुल किसी हद तक नहीं पहुंच पाए थे और कोई अपनी खास छाप नहीं छोड़ पाए थे। पहले सम्मेलन का प्रस्ताव जुलाई 1930 में भारत के तत्कालीन वायसराय ने रखा था। किसने रखा था? पहले सम्मेलन का प्रस्ताव 1930 में भारत के तत्कालीन वायसराय ने रखा था। उन्होंने कहा था कि डोमिनियन स्टेट की मांग पर चर्चा करने के लिए इसका मुख्य लक्ष्य बनाया गया है। देख रहे हैं हम नेहरू रिपोर्ट में कितने पहले से चली आ रही थी ये बात कि हम डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। उसके बाद अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू ने, ये क्या था, यरवदा जेल में ही गांधी जी से विचार विमर्श करने के लिए गए थे। आपके दिमाग में आ रहा होगा गांधी जी उस टाइम पर यरवदा जेल में कैसे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ था उसके कुछ ही समय बाद कांग्रेस के काफ़ी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो इनको यरवदा जेल में रखा गया था। और वहाँ पर जब ये पहुँचे और इन्होंने विचार विमर्श किया गांधी जी से, तो गांधी जी ने अपनी कुछ मांगें रखी। अब वो मांगें क्या थी? इन्होंने कहा कि ब्रिटेन जो है वो भारतीयों को स्वतंत्रता बहाल कर दे, मतलब भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान कर दे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि पूर्व स्वतंत्र सरकार जो होगी उसका जो वित्त और रक्षा होगी वो संबंधी मामले वो खुद देखे। कितनी बड़ी बातें थी ये, देखिएगा। इसके बाद ये कहा गया था कि जो ब्रिटेन की तरफ से जो भारतीयों को आर्थिक हर्जाना हुआ है उसका भी मतलब कुछ उपाय करे। ऐसी मांगे गांधी जी के द्वारा यरवदा जेल से की गई। आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार इन चीज़ों को मानेगी? उसने सरे से इन चीज़ों को नकार दिया। इन्हीं सब कारणों की वजह से पहले गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेसी नेता ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद सरकार ने क्या किया, 12 नवंबर, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था। तो 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसका लंदन में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड।
ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस सम्मेलन में भारतीय रियासतों सहित कई पार्टियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जिसे देश की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता था कांग्रेस, इसने भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी थी जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो प्रथम और तृतीय दोनों गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं थी, इसने केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले नेता बने थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इन्होंने भाग नहीं लिया। अब भाग लेने वाले में जो लोग पहुंचे, अलग अलग लोग पहुंचे, उसमें कौन पहुंचा था? दलित वर्ग से पहुंचे थे BR अम्बेडकर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। उदारवादी नेताओं की तरफ से पहुंचे थे तेज बहादुर सप्रू, C बायसराय चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री। हिंदू महासभा से भी BS मुंजे और MR जयकर, और मुस्लिम लीग से तो हम जानते ही हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और कई रियासतों ने इसमें भाग लिया। ये देखिए, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, केवल इसको छोड़ के बाकी सभी ने पार्टियों ने इसमें भाग लिया। ये सभी पार्टियां, जितनी पार्टियां थी, ये सभी अपनी व्यक्तिगत मांगों को रख रही थी। इन्होंने देश के हित के लिए या देश के मुद्दे के लिए ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं रखी गई थी। हुआ क्या अंततः, बिना किसी, जब आप देश के हित की कोई बात ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये सम्मेलन भी सक्सेसफुल नहीं रहा और बाद में 19 जनवरी 1930 को बिना किसी उपलब्धि के ये सम्मेलन भी समाप्त हो गया। तो कब समाप्त हुआ? 12 जनवरी 1931 को। और शुरू कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन की उपलब्धि कहिए या कुछ भी कहिए, इसमें कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ था। अब अगर आपसे ओवरव्यू में पूछा जाता है कि भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन की क्या उपलब्धियां थी, तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इसमें भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और बाकी जितनी भी पार्टीज थी उन सब ने अपने अपने हितों की मांग रखी थी, जो कि भारत के लिए किसी एक राष्ट्र के रूप में बातों को वहाँ पर जो रखी गई थी वो नहीं दिखा पाई थी। तो ये सारी पार्टियां अपने व्यक्तिगत निर्णय देती रहीं वहाँ पर और अपने व्यक्तिगत पक्ष को देखती रही थी। इसके बाद जब पहला गोलमेज सम्मेलन हो जाता है तो भाई वहाँ जो, जिसे हम कहते हैं, आगे जो टॉपिक आता है वो आता है गांधी इरविन समझौता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। गांधी इरविन समझौता के पीछे थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। होता क्या है, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देश की इतनी बड़ी पार्टी थी और उसने जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो जो उस समय के वायसराय थे इरविन, इन पर ये दबाव बनने लगा लंदन से, जो वहाँ की सरकार थी। उन्होंने कहा कि भाई जब तक आप भारत के हित कि अगर कोई भी बात करेंगे, अगर उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी तो हमें कोई फायदा नहीं होगा ये सारे काम करने का या ये कॉन्फ्रेंस करने का, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कैसे भी करके आपको मनाना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस इसमें भाग ले। गांधी इरविन समझौता जो था, इसका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को द्वितीय जो सम्मेलन हो लंदन में उसमें भाग लेने के लिए इसको बुलाया जाए और मनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी और कांग्रेस की ही बात ज़्यादातर जो पूरे देश के लोग थे वो उसको मान रहे थे। ऐसा जब इरविन पर दबाव बनाया गया तो इरविन ने सोचा कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को हमें मनाना पड़ेगा। तो उस समय पर कहते हैं कि जब ये जो समय था गांधी इरविन समझौता का, ये वो समय था जब भगत सिंह को और उनके साथियों को फांसी की सजा दी जा रही थी उसी समय पर। तो लोग इस बात में कहते हैं कि गांधी जी का पलड़ा उस टाइम पे बहुत भारी था। अगर वो चाहते तो शायद समझौते पर अगर हस्ताक्षर नहीं करते तो भगत सिंह और जो उनके साथी थे उनको फांसी नहीं होती। खैर ये दूसरा मुद्दा है, मैं पहले भगत सिंह और उनके सारे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उस पर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे। अभी हम जानेंगे गांधी इरविन समझौता के बारे में। गांधी इरविन समझौता 25 जनवरी 1931 को गांधी जी साहित्य कांग्रेस के कई बड़े नेता, जो ये साहित्य नहीं है, साहित्य कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को रिहा कर दिया गया था। जिनको पहले बंदी बना लिया गया था उनको रिहा कर दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देश की सबसे बड़ी पार्टी ने भाग नहीं लिया था। इसके कारण लॉर्ड इरविन पर दबाव बनाया गया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो कांग्रेस को अवश्य बुलाएं। इसके बाद 19 फरवरी 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच 15 दिन तक दिल्ली में बातचीत चली। इसी को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। इसमें क्या था, दोनों पक्षों से कुछ कुछ शर्तें रखी गई थी। जो शर्तें रखी गई थी उसमें गांधी जी ने जो शर्तें रखी थी उनके बारे में सबसे पहले जानते हैं।
गांधी जी का एक मकसद था, इन्होंने कहा था कि जिन्होंने हिंसा नहीं की है उन सभी को आप, जितने भी राजनीतिक जो बंदी हैं उनको आप रिहा कर दें। पहली चीज, जिन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया है, क्योंकि बेवजह जेलों में लोगों को ठूस देते, जबरदस्ती ठूस देते थे, ये वाला हाल था। तो इन्होंने कहा कि आप उन लोगों को छोड़ दें। दूसरी बात, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था तो उस समय पर गांधी जी ने अपना मुख्य बिंदु यही रखा था, नमक का कानून। नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। तो इन्होंने कहा कि आप नमक बनाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन नमक बनाने के साथ साथ हमें भी तो अधिकार दीजिए कि हम भी उसको बना सकें। नमक कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है। तो इसके लिए कहा गया कि नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। एक और बात थी, भारतीय शांतिपूर्ण तरीके से शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकेंगे। मतलब जो ऐसी चीजें हैं उनके सामने हम धरना दे सकें और अपना मतलब बहिष्कार एक तरीके से दिखा सकें। आंदोलन के दौरान, जब यह सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी के दौरान जिन लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था उन्हें पुनः बहाल किया जाए, और उसी के दौरान जो त्याग पत्र दिए गए थे लोगों ने, संपत्ति वापस की जाए। और क्या हुआ कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने अपने पदों से त्याग पत्र दिए थे उनको पुनः वापस लिया जाए। लेकिन ये सारी बातें तो इरविन समझौते में मान ली गई, लेकिन दो चीजें नहीं मानी गई थी। क्या था? एक तो था भगत सिंह और उनके साथियों की कोई रिहाई नहीं होगी और पुलिस के व्यवहार की जांच नहीं की जाएगी। मतलब क्योंकि भगत सिंह और जो उनके साथी थे वो हिंसा का सहारा लेके आगे बढ़े थे, इसलिए इन्होंने कहा कि उनकी रिहाई नहीं हम कर सकते और पुलिस की क्या व्यवहार है उसकी भी हम जांच नहीं करेंगे। तो ये तो थे गांधी जी ने अपनी तरफ से जो पक्ष रखे थे। अब कांग्रेस की ओर से गांधी जी को भी तो कुछ माननी पड़ेंगी। वो शर्तें उन्होंने इरविन के सामने रखी थी। अब इरविन ने जो शर्तें रखी उसमें यह था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे, पहली चीज। दूसरी बात, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जो मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि बहिष्कार नहीं करेगी, और पिछले में गांधी जी ने कहा है कि हम बहिष्कार का मतलब बहिष्कार भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे दुकानों और इन सबके सामने जो नशा वाली चीजें हैं या इस तरीके की चीजों के लिए। गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ दें। मतलब उन्होंने कहा कि जो पुलिस ने बर्बरता करी है लोगों के साथ, उसके बारे में आप जांच के लिए जो जिद कर रहे हैं उसके लिए आप हमें छोड़ दीजिए, वो हम आपकी शायद बात नहीं मानेंगे। इस प्रकार गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। मतलब कुल मिला के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी तैयार हो जाते हैं। मतलब कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार हो जाती है। अब देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ और इसके प्रमुख नेता गांधी जी 29 अगस्त 1931 को लंदन के लिए रवाना हो गए थे। कई बार ये पूछ लिया जाता है, यूपी है कुछ भी पूछ सकता है, तो ये सारी डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ये लंदन के लिए रवाना हुए 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक ये जो सम्मेलन था वो चला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी किसका नेतृत्व कर रहे थे पता ही है, कांग्रेस का। इनके साथ जो लोग गए थे उनके बारे में भी जान लीजिए। महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन, ये सारे लोग गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी, जो गांधी जी की पार्टी है मतलब कांग्रेस पार्टी, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन इसके दावे वहीं पर जब आप ब्रिटिश सरकार के सामने बैठे हैं और बातें चल रही है, वहां पर एक आदमी कह रहा है कि मैं पूरे देश की पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, और वहीं पर उसी दावे को खारिज करने के लिए कौन कौन बैठे थे? मुस्लिम लीग कह रही थी कि हम अल्पसंख्यकों के रक्षक हैं, ठीक है। रजवाड़े कह रहे थे कि इनका हमारे से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है, समझ गए। उसके बाद क्या, तीसरी चुनौती एक और थी, वकील साहब, जिसे हम कहते हैं BR अम्बेडकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा पूरे इतिहास का। तो इन्होंने भी कहा कि ये हमारी जो अल्पसंख्यक वर्ग है या जो हमारा
जो नीचे का वर्ग है हम उसके रक्षक हैं। तो इस तरीके के सारे जो जितने भी चीज़ें थी निचली, इन्होंने कहा कि हम निचली जातियों का समर्थन करते हैं। सभी ने अपनी अपनी मांगों को उनके सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। मतलब कुल मिला के हुआ क्या कि वहाँ पहुंचने के बाद कांग्रेस सम्मिलित हुई भी, तब भी गोलमेज सम्मेलन में कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में वही व्यक्तिगत मांगे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी वही व्यक्तिगत मांगे फिर से सामने उभर कर आ गई और इसका कोई भी मतलब नहीं रहा। गांधी जी को भी वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा फिर से कर दी। मतलब दोबारा से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। इसके लिए उन्होंने वायसराय वेलिंगटन को बुलाया, वेलिंगटन से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। और इसके बाद गांधी जी ने 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को फिर से क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक जो दूसरा चरण शुरू होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें क्या होता है, सभी नेता तो अक्सर गिरफ्तारी कर लिए गए थे और जब बात गोलमेज सम्मेलन से नहीं बन रही है, किसी भी तरीके से नहीं बन रही है, पहले साइमन कमीशन का विरोध हो रहा, लगातार मतलब भारतीय जनता विरोध कर रही है और उनके खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। कहीं कहीं पर छोटे मोटे अधिनियम बनाए जा रहे थे किसी तरीके से सरकार को, मतलब भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। इसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण आया तो जब सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा तो लास्ट में उसके ऑप्शन दमनकारी नीतियां अपनाने लगी। सभी स्तर पर कांग्रेस के संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। कितने राजनेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। दमन बढ़ने के साथ जनता में भी आक्रोश बढ़ा। जाहिर सी बात है, जनता भी आक्रोश बढ़ेगा जनता में, और हर तरह से बहिष्कार शुरू हो गया। विदेशी सामानों, शराबों की दुकान पर धरने दिए गए, कर नहीं दिया गया। इतना होने पर भी आंदोलन बहुत नहीं खिंच सका और अंततः अप्रैल 1934 को इसे गांधी जी को वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रति जो आंदोलन तो वापस हो गया था, लेकिन जो कांग्रेस के प्रति लोगों की निष्ठा थी वो कम नहीं हुई। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और इसमें मैंने बताया आपको कि गोलमेज सम्मेलन तीनों इवेंट असफल रहे, पर महत्वपूर्ण उसमें 2-3 वाक्य हैं जो आपको याद रखने हैं कि पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेस नेता ने भाग नहीं लिया था, पहली चीज। दूसरी बात, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की आपको डेट याद होनी चाहिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, सभी ने अपनी अपनी व्यक्तिगत मांगों को रखा था। तो ये सारे गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन इनका कोई भी अर्थ नहीं रहा। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, और जो फिर अधिनियम आता है 1935 का अधिनियम, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो के हर अपडेट से जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।